नमस्कार। वेलकम टू दी न्यू लेक्चर इन दी बायोलॉजी लेक्चर सीरीज। सो अभी तक हम बायो का इंट्रो देखा, उसके बाद में हमने शुरुआत की पाचन तंत्र से। देन आई टोल्ड यू कि हम इससे अगला जो टॉपिक देखेंगे पाचन तंत्र से ही रिलेटेड एक टॉपिक देख लेंगे जिसका नाम है पोषण न्यूट्रिशन। एक्चुअली में ये पाचन तंत्र के अंतर्गत ही शामिल हो जाता है, बट इसमें कुछ सवाल जो है एग्जाम्स में पूछे जाने के चांस रहते हैं, तो इसे हम थोड़ा सा अलग से देख रहे हैं, एक अलग टॉपिक के रूप में देख रहे हैं। ओके, तो क्या होता है पोषण न्यूट्रिशन? देखो, आपने नाम सुना होगा बैलेंस डाइट या कुपोषण, इस तरीके से नाम सुना। पोषण का मतलब खाना खाना ये होता है। पोषण का मतलब बेसिक तरीके से मैं बोलूँ तो खाना खाना होता है। अब जो हम खाना खाते हैं, हम बोल देते हैं रोटी खाई, चावल खाई, दाल खाई, ये हमने बाहर के नाम दे दिए, लेकिन हमारा शरीर ये नहीं जानता कि ये रोटी है या चावल है या दाल है। हमारा शरीर जानता है कि जो आप पदार्थ हमें दे रहे हो उसके अवयव कौन कौन से हैं। हम जब पदार्थ लेते हैं तो उनमें से भोजन के जो मुख्य अवयव होते हैं वो होते हैं वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और उसके साथ साथ में अन्य अवयव भी होते हैं, विटामिन, खनिज और जल, इस तरीके से, एंड फाइबर्स वगैरह भी। तो ये जो होते हैं, उस भोजन जो आपने लिया है, आपकी थाली में जो सजा हुआ है, उसको हमारा शरीर किसके रूप में पहुंचाने का? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जल, रेसे, इस तरीके से पहचानने वाला है। और मैंने पाचन तंत्र में आपको बताया था, हमारा पाचन तंत्र क्या करता है, इस वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को इनके छोटे छोटे अणुओं में बांट देता है। इससे आगे हमारी प्रोसेस होती है श्वसन तंत्र में। श्वसन तंत्र जो छोटे छोटे अणु हैं उनको कोशिका तक ले जाता है और कोशिका में उनसे ऊर्जा निकाल ली जाती है। ठीक है, तो हमारा भोजन जो लिया जा रहा है वो फाइनली श्वसन तंत्र के द्वारा कंप्लीट हो जाता है। तो पोषण में बात कर रहे हैं तो इसमें देख लेते हैं कि हमारे जो भोजन होता है उसके मुख्य अवयव और गौण अवयव कौन से होते हैं। ये आपको काफी बार मैं बता चुका हूँ, आपको ध्यान रखे हो, याद हो चुके होंगे। ठीक है, इनमें से एक एक के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब खाना खाते हो, रोटियां खाते हो, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। ओके, तो ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट से ही नाम से ही पता चल रहा होगा, कार्बो में कार्बन निकल कर आ रहा है, हाइड्रेट से एच, और हाइड्रेट्स आ रहा है तो उसमें ऑक्सीजन भी है। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं और इनका अनुपात होता है 1:2:1। ठीक है, तो ये इसका अनुपात होता है। इस तरीके से इसका अगर सूत्र बनाए तो H2O और N, इस तरीके से सूत्र इसका निकल के आता है। ये इन्हें शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये मीठे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं, इसलिए इन्हें शर्करा भी बोल देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में क्या बोला जाता है? शर्करा, यानी शुगर, या जिसे हम चीनी बोल देते हैं, वो बोला जा सकता है। ओके, ये शर्करा कहते हैं इन्हें क्योंकि ये स्वाद में मीठे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में शर्करा के अणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है डाइसेकेराइड, और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मोनो यानी सिंगल, डाई यानी दो, पॉली यानी बहु, बहुत सारे। ठीक है, तो जब अकेला सेकेराइड है यानी सबसे बेसिक यूनिट है तो वो मोनोसेकेराइड, जब दो मिल जाते हैं तो डाइसेकेराइड। ठीक है, डाइसेकेराइड का दूसरा नाम होता है ओलिगोसेकेराइड। उसके अलावा तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड, जिसमें हजारों की संख्या में सेकेराइड्स मिल जाते हैं तो वो क्या बनता है, या हजारों की संख्या में शर्करा मिल जाती है तो क्या बनता है, वो अपना बनता है पॉलीसेकेराइड। ओके, एक एक करके देखिए, इनके एग्जाम्पल याद रखना इंपॉर्टेंट है। मोनोसेकेराइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें शर्करा का एक अणु होता है। ठीक है, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि मोनो सबसे छोटे लेवल पे हो गए। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं इनके, क्योंकि एग्जाम पे डायरेक्ट पूछा जाता है कि मोनोसेकेराइड्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। कैसे भी याद करो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल हो गए। ग्लूकोज को हम अंगूर की शर्करा या ब्लड शुगर भी कहते हैं। ठीक है, फ्रक्टोज को हम फलों की शर्करा या गन्ने की शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो तो आपको स्पेशल ध्यान रखनी है, ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा कहते हैं या ब्लड शुगर कहते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज मैंने आपको बताया था, अगर तुमको ध्यान हो तो, पाचन तंत्र में जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था, इंसुलिन शब्द मैंने बताया था, अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन होता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल पा जाता है, और ग्लूकोज जो है वो रक्त में अधिक हो जाता है, जिसके कारण रक्त गाढ़ा हो जाता है और उससे डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। वो आगे हम देख लेते हैं। ओके, तो इसलिए ग्लूकोज का जो नाम है एग्जाम में पूछे जाने के चांस क्या रहेंगे, अंगूर की शर्करा किसे कहते हैं तो वो ग्लूकोज को, या ब्लड शुगर किसे बोलते हैं तो ब्लड
यही बात मैंने यहाँ रखी, ब्लड शुगर किसे बोलते हैं, तो वो ग्लूकोज को, क्योंकि ये ब्लड में पाया जाता है। फ्रक्टोज फलों की शर्करा बोलते हैं या गन्ने की शर्करा बोलते हैं, यह ध्यान रखना है आपको, ओके। और गैलेक्टोज आपको ध्यान रखना है। तो 3 एग्जाम्पल आपको मोनोसेक्राइड में याद रखने हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है। इनका बेसिक वो चीजें भी ध्यान रख लेना कि अंगूर की शर्करा किसे बोलते हैं और फलों की शर्करा किसे बोलते हैं। दूसरा डाइसेक्राइड, जब दो जो शर्करा के अणु मिलकर के बनाते हैं तब बनता है डाइसेक्राइड। इनके 3 एग्जाम्पल इसके भी याद रखने हैं आपको, कौन कौन से, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज कैसे भी याद करना क्योंकि एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। अगर 2 ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाते हैं तब बन जाता है सुक्रोज। एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिल गया तो बन गया सुक्रोज। अगर 2 ग्लूकोज मिल जाए, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिल जाते हैं तो बन जाता है माल्टोज। और अगर ग्लूकोज के साथ में गैलेक्टोज मिल जाता है तब बन जाता है लैक्टोज। लैक्टोज को बोला जाता है मिल्क शर्करा, यानी दूध की शर्करा, दुग्ध शर्करा जिसे बोला जाता है, दुग्ध शर्करा, ठीक है। ये किसे बोला जाता है, लैक्टोज को, ध्यान रखना है आपको। सुक्रोज, सुक्रोज को बोला जाता है टेबल शुगर या गुड़ की शर्करा, ये इनके नाम है। टेबल शुगर किस लिए, कौन सी होती है, जो आप खाने में लेते हो ना, दूध में डालते हो या किसी भी चीज में डालते हो, आप जो चीनी मंगाते हो उसे टेबल शुगर बोलते हैं। तो सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज को बोलते हैं टेबल शुगर, ठीक है, या इसे गुड़ की शर्करा भी बोलते हैं। और माल्टोज को क्या बोलते हैं, इसे हम माल्ट शुगर बोलते हैं, यानी बीजों से प्राप्त होने वाली शर्करा। इसका अन्य नाम होता है आलमंड शुगर भी। बीजों से प्राप्त होने वाली जो भी शर्करा होगी उसे हम क्या बोलेंगे, माल्टोज। आलमंड शुगर भी बोलते हैं इसे, या बादाम की शर्करा भी बोलते हैं, ओके। इसके अलावा 1-2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि कृत्रिम शर्करा भी बनाई जाती हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं ना सारी की सारी, ये यहाँ पे जो बातें चल रही हैं आपको, गैलेक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये सब जो है वो प्रकृति में हमें प्राप्त होने वाली शर्करा हैं। ये हमें प्रकृति बना कर देती है। लेकिन कुछ आज के टाइम पे कुछ एक शर्कराएं ऐसी हैं जो हम लेबोरेटरी में बना लेते हैं। जैसे कृत्रिम शर्कराओं के 2 नाम आप याद रख सकते हैं, सैक्रीन और एस्पेट्रीन, ठीक है। ये आप नाम याद रख सकते हैं। सैक्रीन, ये अगर आप देखेंगे जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पेप्सी वगैरह या ड्यू वगैरह, तो उनमें ये मिलाई जाती है, सैक्रीन मिलाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें शर्करा होती है, कृत्रिम शर्करा, और ये बहुत अधिक मात्रा में होती है। एक्चुअली में जो प्राकृतिक बनती है, प्रकृति में बनती है, उससे अधिक मात्रा में इसमें जो होते हैं शर्करा के अणु होते हैं, जिसके कारण अगर आप ज्यादा मात्रा में पेप्सी या ड्यू इस तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं जिनमें कृत्रिम शर्करा अधिक है, तो आपको मधुमेह की बीमारी होने के चांस ज्यादा रहते हैं, ओके, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। इसके अलावा आप पॉलीसेकेराइड, तीसरा जिसे मैं बता रहा था कि जिसमें हजारों की संख्या में शर्करा मिल जाते हैं तो पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। इसके भी 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च, 3 नाम याद रखने। सेलुलोज काफी बार मैंने आपको बताया कि पौधों का जो तना होता है, पौधों का जो शरीर होता है, वो सेलुलोज का बना होता है। ये मृत कोशिकाएं होती हैं एक तरीके से, तो सेलुलोज का बना होता है। तो सेलुलोज जो है वो पॉलीसेकेराइड है, यानी बहुत सारी शर्कराओं से मिलकर के बना हुआ है। उसके अलावा ग्लाइकोजन, मैंने आपको बताया भी था, इंसुलिन जो काम करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदलता है। तो ग्लाइकोजन जो होता है वो पॉलीसेकेराइड होता है। ये जंतुओं का संग्रहित भोजन होता है। हमारे शरीर के अंदर भी इसे संग्रहित किया जाता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल करके, और वो हमारे ह्यूमंस के अंदर भी होता है, ओके। उसके अलावा स्टार्च, स्टार्च जो होता है पादपों के अंतर्गत संग्रहित भोजन होता है। पौधे जो संग्रहित करते हैं भोजन को उसे बोला जाता है स्टार्च। नॉर्मली उनकी रूट्स में ये संग्रहित किया जाता है, जैसे गाजर, मूली, उस तरीके से वो जो उनकी जड़ें होती हैं वहां पे पौधों का ये संग्रहित भोजन होता है जो होता है स्टार्च। ये किस तरीके का एग्जाम्पल है, पॉलीसेकेराइड एग्जाम्पल है। इसके अलावा काइटिन होता है, ये कीड़े मकोड़ों का संचित खाना होता है, संचित भोजन होता है, तो उसे काइटिन बोला जाता है। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको पॉलीसेकेराइड के याद रखने। कौन कौन से एग्जाम्पल हुए, 3, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च। उसके अलावा 3 एग्जाम्पल आपको डाइसेकेराइड के याद रखने, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। उसके अलावा 3 एग्जाम्पल आपको मोनोसेकेराइड के याद रखने, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और अपना गैलेक्टोज। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल याद रखने। और अगर आपसे कोई पूछ ले एग्जाम में कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा निकलती है, तो 4.3 किलो कैलोरी ग्राम प्रति ग्राम जो है ऊर्जा जो कार्बोहाइड्रेट से निकलती है, ओके। आई बात समझ में। ये अपना पहला टॉपिक हुआ कार्बोहाइड्रेट्स का। अगला पॉइंट है अपना प्रोटीन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हुए 3 तरीके के हुए, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। प्रोटीन, प्रोटीन का ओरिजिनल काम होता है हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं खत्म हो रही हैं उनका पुनः निर्माण करना, मांसपेशियों का निर्माण करना, ठीक है, और शरीर की वृद्धि में सहायता प्रदान करना। हमारे शरीर में ज्यादातर हिस्सा प्रोटीन का ही होता है, क्योंकि मांसपेशियों वाला भाग हमारे शरीर में बहुत ज्यादा है। मैंने आपको 3D वाले इमेज में बताया था कि अगर हमारे शरीर में ऊपर त्वचा को हटाते हैं तो उसके बाद में आता है अपना मांसपेशीय तंत्र। तो मांसपेशियों वाला जो सिस्टम है उसमें प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो अगर आप सुनते भी होंगे कभी कभी जो जिम जाने वाले लोग होते हैं
तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि प्रोटीन के लिए बाहर से एक्स्ट्रा पाउडर लेने होते हैं, उन्हें प्रोटीन पाउडर यूज कर लीजिए। क्यों यूज करते हैं? जब व्यक्ति जिम जाता है तो जिम जाने के समय पे उसके शरीर की कोशिकाएं जो होती हैं मेहनत करने के कारण वो टूट जाती हैं या बिखर जाती हैं, क्योंकि अधिक लोड होता है शरीर पे, तो मांसपेशियां जो कोशिकाएं होती हैं टूट जाती हैं। तो उनके दोबारा से तुरंत की तुरंत उन्हें दोबारा से जोड़ने के लिए, दूसरी नई कोशिकाएं बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन जितना और जो जिम जाने वाले जो होते हैं उनके लिए जरूरी होता है। ठीक है, प्रोटीन किसका होता है? बहुलक होता है, अमीनो अम्ल का, काफी बार बताया। हमें प्रोटीन को किस में चेंज करना होता है पाचन तंत्र के अंतर्गत? अमीनो अम्ल में। तो ये अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य शरीर का निर्माण करना होता है, कोशिकाओं का निर्माण करना होता है। मानव में मिलने वाले समस्त प्रकार के प्रोटीन केवल 20 या 22 प्रकार के होते हैं। पुराने समय पे बोलते थे 20 प्रकार के होते हैं, अभी बोलते हैं 22 प्रकार के। तो 22 प्रकार आप याद रख लेना कि 22 प्रकार के जो होते हैं मनुष्य में मिलने वाले प्रोटीन होते हैं। इनमें से 2 प्रकार के, इन्हें अगर बांट दिया जाए प्रोटीन को तो 2 टाइप निकल के आते हैं। एक होते हैं आवश्यक, एक होते हैं अनावश्यक प्रोटीन। ठीक है, आवश्यक प्रोटीन का मतलब ये हुआ कि इन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है हमें। ठीक है, अनावश्यक प्रोटीन का मतलब ये हुआ कि हमें शरीर के बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारा शरीर खुद से इस प्रकार के प्रोटीन को बना लेगा। ठीक है, तो आवश्यक प्रोटीन 10 होते हैं, 22 अगर हैं तो उनमें से आवश्यक 10 हैं और अनावश्यक जो है वो 12 हैं। अब 12 के नाम मैंने यहाँ लिखे नहीं है, 2-4 के यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, क्योंकि 12 का नाम रटाना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रट भी नहीं पाओगे तो फिर आपको इतना परेशान करने की कहाँ जरूरत है। ठीक है, कोलेजिन, थ्रोम्बिन, क्रिएटिन, हेप्रिन, ओसिन, ये जो नाम है ये इनमें से अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं जिनका निर्माण हमारा शरीर कर लेता है। ठीक है, तो क्या होते हैं अनावश्यक और आवश्यक, एक बार दोबारा देख लीजिए। आवश्यक अमीनो अम्ल ऐसे अमीनो अम्ल जिन्हें बाहर से प्राप्त किया जाता है क्योंकि शरीर में इनका निर्माण नहीं होता है, एग्जाम्पल केरेटिन, केसिन और जिलेटिन। अनावश्यक ऐसे जिनका शरीर में निर्माण हो जाता है, इन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती, सामान्यतः शरीर को इनकी कमी नहीं होती क्योंकि शरीर खुद इनसे बना लेता है। ओके, प्रोटीन को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, बताया मैंने आपको, क्योंकि शरीर का निर्माण करता है। इसके अलावा इसे बाउंडिंग हीलिंग भी बोलते हैं, यानी घाव को भरने वाला भी बोलते हैं। ओके, प्रोटीन में नॉर्मली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर ये होता है। ठीक है, तो इसलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ भी बोला जाता है। ओके, तो अगर आप अमीनो अम्ल का सूत्र देखें तो इस तरीके से अमीनो अम्ल का सूत्र होता है, ये आप याद करने की कोशिश कर लेना। अमीनो अम्ल क्या है? इस प्रोटीन का छोटा जो भाग है वो अमीनो अम्ल होता है, यानी अमीनो अम्ल बहुत सारे मिल जाए तो क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ओके, अगर 2 अमीनो अम्ल के बीच में कोई बंध होता है उसके बारे में पूछा जाए तो उस बंध का नाम होता है पेप्टाइड बंध। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि ये अब जो सैकेराइड था अपना या कार्बोहाइड्रेट था, उसमें 2 शर्कराओं के बीच में, एक शर्करा और 2 शर्करा के बीच में कौन सा बंध होता है, तो वो ग्लाइकोसैडिक बंध होता है। ये आपको याद रखने हैं क्योंकि ये थोड़े से अटपटे शब्द हैं, बट यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं ग्लाइकोसैडिक बंध, और इधर की साइड में 2 अमीनो अम्ल के बीच में पेप्टाइड बंध होता है। हमने कार्बोहाइड्रेट देख लिया, प्रोटीन देख लिया, अब बसा। ठीक है, बसा, इसे फैट भी बोलते हैं और लिपिड भी बोलते हैं। बसा जो होता है वो बसीय अम्ल के बहुलक होते हैं। ठीक है, ये इनका मुख्य कार्य होता है संग्रहित भोजन का निर्माण करना। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक प्रकृति के होते हैं, ये जल से दूर भागते हैं, यानी जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ओके, बसा मानव शरीर में लिपिड, स्टेरॉयड और कोलेस्ट्रॉल के रूप में मिलती है। ये इन रूपों में शरीर के अंतर्गत हमें मिलती है। 1 ग्राम अगर हम बसा लेते हैं तो उससे हमें 9.3 कैलोरी ऊर्जा निकलती है। तो सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा हमें बसा से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.3 प्राप्त हो रही है और यहाँ पे हमें 1 ग्राम बसा से कैलोरी जो प्राप्त हो रही है 9.3 हो रही है। तो बसा से सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। सामान्यतः हम बसा को 2 भागों में बांट देते हैं, या तो उच्च घनत्व के बसा या निम्न घनत्व वाले बसा, लिपिड या बसा कुछ भी बोल सकते हो। उच्च घनत्व वाले क्या होते हैं? ये रक्त में डूबकर बहते हैं इस तरीके से, ये अपनी रक्त वाहिका है, इसके अंतर्गत ये रक्त बह रहा है, तो इसके अंदर ये डूब जाती हैं और इस तरीके से बहती हैं। ये होती हैं हाई डेंसिटी लिपिड। ओके, और एक होते हैं अपने लो डेंसिटी लिपिड, ये रक्त के अंदर डूब नहीं पाते हैं और ये जो है वो रक्त वाहिका है उनकी दीवारों से चिपकने लगते हैं। इसके कारण आगे आने वाले टाइम पे अधिक मात्रा में चिपक जाते हैं तो ब्लॉकेज बनने की संभावना हो जाती है, ब्लॉकेज बन जाती है, जिससे जो है वो रक्त जो प्रवाहित नहीं हो पाता है तो हार्ट अटैक आने की संभावनाएं जो रहती हैं। ओके, तो देख लीजिए करके। उच्च घनत्व वाले लिपिड, इन्हें संतृप्त बसा भी कहा जाता है, ये रक्त में डूब कर बहते हैं, इसलिए ब्लॉकेज का निर्माण नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में गाय का घी, ठीक है, और जो अपना जो भी भैंस का घी होता है वो, ठीक है, तो ये गाय का घी जो होता है प्योर एचडीओल होता है, हाई डेंसिटी लिपिड होता है। ये हमारे शरीर के लिए कोई नुकसान नहीं करता है क्योंकि इनसे निकलने वाली वसा जो होती है वो रक्त में डूब कर बहती है, उसके अंदर बहती है इस तरीके से,
तो इससे हार्ट अटैक वगैरह ये आने की संभावना नहीं रहती है और ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। उसके अलावा निम्न घनत्व वाले ये रक्त पर तैरते हैं, इस कारण रक्त वाहिनी की दीवारी पर संग्रहित हो जाते हैं, जिससे रक्त वाहिनियों में अवरोध उत्पन्न होता है, ब्लॉकेज उत्पन्न होता है। ये स्वास्थ्य के लिए बुरे माने जाते हैं। और सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल या फिश ऑयल, जो तेल जो होते हैं उनमें नॉर्मली कौन सी पाई जाती है, अपनी लो डेंसिटी लिपिड पाई जाती है। ये थोड़े से हानिकारक होते हैं शरीर के लिए। अगर इन्हें आप ज्यादा मात्रा में लेंगे तो इसलिए बोला जाता है कि अगर जब खाना खा रहे हो तो अधिक मात्रा में तेल नहीं लेना चाहिए। घी आप ले सकते हो, घी नुकसान नहीं करता है। फैट यानी आपको मोटापा तो बढ़ाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ये अपने आप को संग्रहित कर लेता है अगर अधिक मात्रा में ले लेते हैं, और उतनी ऊर्जा आप जो है वो खर्च नहीं कर पाते। मोटापा होने का कारण क्या होता है, मैंने आपको बताया था शायद लेक्चर में, कि हम ऊर्जा लेते जा रहे हैं, उस ऊर्जा का हम बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं या उतनी ऊर्जा को हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप डेली काम करने वाले डेली लेबरर हो या सुबह से शाम तक मैनुअल लेबर काम करते हैं, तब तो आपको शरीर को ऊर्जा की अधिक मात्रा होती है। ओके, तो अगर आप घर में बैठे हैं या टेबल का जॉब करते हैं या किसी दुकान पर बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक और खाना आप पूरा लेते जा रहे हैं, ऊर्जा आप लेते जा रहे हैं और उसका यूज आप कर नहीं पा रहे हैं, तो वो अधिक मात्रा की जो ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर में फैट के रूप में जो है जमने लग जाती है। फैट के रूप में जमती है, पहले पेट पे जमती है, फिर पीछे की साइड में बैक साइड होती है वहां जमती है, उसके अलावा अपनी थाइस पे, सब तरीके से जो जमने लग जाती है। ओके, और इसको हटाने का तरीका भी उसका अपोजिट कर सकते हैं आप। अगर आप मोटे हो गए हैं और आपको फिर से दोबारा से सही अपना शरीर करना है, तो उसका एक ही तरीका है कि आप काम ज्यादा करो और ऊर्जा कम खर्च करो। तो धीरे धीरे क्या होगा, अगर आप काम ज्यादा करने लग जाओगे और ऊर्जा आप अंदर नहीं ले रहे हो, तो हमारे शरीर में जो जमा हुआ फैट है वो अपने आप को बर्न करने लग जाएगा, अपने आप को जलाने लग जाएगा और जो फैट है वो खत्म होने लग जाएगा धीरे धीरे करके। ओके, तो ये दो प्रकार के होते हैं बसा, हाई डेंसिटी लिपिड और लो डेंसिटी लिपिड। हाई डेंसिटी लिपिड का एग्जांपल घी बता दिया और लो डेंसिटी वाले का एग्जांपल बता दिया, तेल बता दिया। इन्हें संतृप्त वसा बोला जाता है, इन्हें संतृप्त वसा बोला जाता है। आई थिंक ये क्लियर हुआ। और फैट का स्टोरेज जो होता है हमारी मांसपेशियों में और लीवर में, इसका स्टोरेज हो जाता है बाद में। ओके, अगर एक पॉइंट बोला जाए कि भूख लगना क्या होता है, तो ऐसा होता है एक्चुअली में कि शरीर में भोजन का जो केंद्र होता है वो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है, वो कनेक्ट रहता है। और अगर रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, हमारे रक्त में ग्लूकोज की कमी हो गई यानी ऊर्जा की कमी हो गई, क्योंकि ग्लूकोज से ही ऊर्जा बनने वाली है। अगर रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो ये हाइपोथैलेमस जो होता है वो निर्देश देता है हमारे अमाशय को, पेट को, कि हमारे शरीर में जो है वो ग्लूकोज की कमी हो गई है, अब बाहर से मंगाने की कोशिश की जाए। तो हमारा अमाशय जो है वो मांसपेशियों का संकुचन और शीतलन करने लगता है, यानी जिसे हम बोलते हैं कि पेट में चूहे दौड़ना। तो अमाशय जो होता है वो संकुचन और शीतलन करने लग जाता है, जिसके कारण हमें भूख लगने की भावना उत्पन्न होती है। ओके, अगर हम खाना पूरा खा लेते हैं तो उसके बाद में संकुचन और शीतलन बंद हो जाता है। तो क्या हुआ भूख लगना, मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई, ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई यानी ऊर्जा की मात्रा कम हो गई, तो हमारा हाइपोथैलेमस डायरेक्ट मैसेज पहुंचाएगा पेट को यानी अमाशय को, और अमाशय जो है वो फैलना सिकुड़ना इस तरीके से करना शुरू कर देगा, जिससे हमें भूख लगने का एहसास होगा। ओके, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अनशन पर बैठ जाए तो क्या होगा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अनशन पर बैठ जाए तो क्या होगा, खाना नहीं खाता है तो पहले कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होते हैं हमारे शरीर में जो जमे हुए होते हैं उनको पचाया जाता है। मैंने बताया कि फैट के रूप में स्टोरेज हो जाता है वसा, और कार्बोहाइड्रेट भी स्टोरेज हो जाता है। तो अगर हम बाहर से खाना नहीं लेंगे तो जो जमा हुआ वसा है, जमा हुआ कार्बोहाइड्रेट है, पहले उनका पाचन किया जाना शुरू होगा। हमारा शरीर निर्देश देगा कि अंदर बचा हुआ जो वसा और कार्बोहाइड्रेट है उसे उठाओ और अमाशय में लेके उसका पाचन शुरू करो। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट भी और वसा भी ये दोनों ही पूर्ण रूप खत्म हो जाएंगे तो फिर हमारा शरीर जो है वो प्रोटीन का पाचन शुरू कर देगा। और प्रोटीन मतलब हमारी शरीर की बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है प्रोटीन, मांसपेशियां। और अगर प्रोटीन को अगर हमारा शरीर खाने लग गया तो उसके बाद में हम खतरे के निशान से पार जा चुके हैं। अब व्यक्ति के मृत्यु होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन ही हमारे शरीर को जो है वो चलायमान रख रहा है। ओके, तो अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक खाना नहीं खाता है तो शरीर में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट और वसा को पचाया जाता है, उसके पश्चात प्रोटीन का पाचन किया जाता है।
यदि कोई शरीर प्रोटीन का पाचन प्रारंभ कर दे तो इसे खतरे का संकेत माना जाता है। शरीर द्वारा प्रोटीन के पाचन के बारे में जानकारी देने के लिए मूत्र परीक्षण किया जाता है। यदि मूत्र में कीटो बॉडी की उपस्थिति मिलती है तो यह समझा जाता है प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो गया है। तो जब भी कोई व्यक्ति अनशन पे बैठता है तो 7-8 दिन तक तो क्या होता है, सरकार ध्यान ही नहीं देती है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, अभी तो वसा का और कार्बोहाइड्रेट का पाचन चल रहा होगा। पर 7-8 दिन बाद सरकार जो है वहां पे एक डॉक्टर को भेज के रखती है और उनके मूत्र का परीक्षण करते रहते हैं बार बार। जैसे कि अन्ना जी बैठ गए तो बार बार वहां पे मूत्र का परीक्षण किया जाने लगता है। तो अगर मूत्र में कीटो बॉडीज मिलने लग गई, अगर मूत्र में कीटो बॉडीज मिलने लग गई, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे शरीर ने अब कार्बोहाइड्रेट और वसा बचे नहीं है तो प्रोटीन का पाचन शुरू कर दिया, और प्रोटीन का पाचन शुरू कर दिया यानी हमारी मरने की प्रक्रिया शुरू कर दी एक तरीके से। तो इसलिए वो जो डॉक्टर होता है वो सरकार को निर्देश देता है कि अभी हालत जो है वो नाजुक है, कीटो बॉडीज मिलने लग गई हैं, तो अब इनके लिए कैसे भी करके अनशन तोड़वाया जाए और इनके लिए खाना दिया जाए। ठीक है, तो ये अनशन होता है। ओके, उसके अलावा भूख लगना, ये प्रोसेस मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो अब 3 चीज हम देख चुके हैं। क्या क्या देख लिया हमने? बसा देख लिया, कार्बोहाइड्रेट देखा सबसे पहले, उसके बाद में हमने प्रोटीन देख लिया और उसके बाद में हमने बसा देख लिया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के 3 तरीके देखे हमने, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड देख लिया। ओके, प्रोटीन देख लिया और बसा के भी 2 भाग देख लिए हमने, हाई डेंसिटी लिपिड और लो डेंसिटी लिपिड। हाई डेंसिटी लिपिड का एग्जांपल हमने बता दिया घी, और लो डेंसिटी लिपिड का एग्जांपल हमने बता दिया तेल। ठीक है, और प्रोटीन का जो काम बताया था, शरीर निर्माण का बताया था, और शरीर का घाव का भरना इसी के कारण होता है। और जो जिम जाने वाले जो लोग होते हैं वो प्रोटीन को बाहर से भी लेने की कोशिश करते हैं। क्यों लेते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि कोशिकाओं को पुनः उद्धार करना या पुनः निर्माण करना जो होता है वो प्रोटीन का काम होता है। ओके, अब इनसे रिलेटेड कुछ और पॉइंट हैं वो देख लेते हैं कि संतुलित आहार या पूर्ण आहार क्या होता है। देखो, पहले संतुलित आहार को देखते हैं। ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का इतना अनुपात होता है। एक्चुअली में ये फिक्स अनुपात है नहीं। अगर आप अपना भोजन खा रहे हो, अपनी थाली ले रहे हो, तो उसमें नॉर्मली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनका एक कोई फिक्स अनुपात मान लेते हैं, 3:1:1 इस तरीके का अनुपात आपको लेना होता है। अब ये जो है फिक्स नहीं है, कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, बट हमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में लेना है, प्रोटीन और वसा कम मात्रा में लेने हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट जो होता है इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत की तुरंत ऊर्जा देता है। ग्लूकोज जैसे मैंने आपको बताया था, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो तुरंत ऊर्जा देता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं, प्रोटीन और वसा को हम थोड़ी सी कम मात्रा में लेते हैं। तो इसे संतुलित आहार बोला जाता है। अगर उन लोगों के लिए बेहतर माना जाता है जो मोटापे की बीमारी से ग्रसित हैं और वो संतुलित आहार ले रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट है। ओके, और मोटा व्यक्ति है, मैंने उसके लिए बता ही दिया कि मोटा व्यक्ति अगर है तो वो कीटो डाइट पे भी रह सकता है। कीटो डाइट यानी प्रोटीन अधिक मात्रा में ले, कार्बोहाइड्रेट और वसा नहीं ले। मोटापा कम करने का एक ये नया तरीका भी आजकल ज्यादा प्रचलन में आता है, कीटो डाइट बोला जाता है जिसे। एक तरीका तो होता है कि आप भोजन की मात्रा कम करते जाओ। ठीक है, एक तरीका मैंने आपको बताया था, जब छोटी आंत को काट दिया जाता है तो मनुष्य का शरीर भोजन की मांग कम करता है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया था, बैरिएट्रिक सर्जरी जिसे बोला जाता है। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप मोटापे में हैं तो आप जो है वो भोजन की मात्रा कम करते जाओ। ठीक है, कम मात्रा में खाओ, लेकिन अगर ज्यादा ही कम कर दोगे तो फिर कुपोषण हो जाएगा, वो भी अच्छा नहीं है। आपको लेना तो है, शरीर को भोजन की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है, तो प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है और वसा से भी मिलती है। तो ऐसा कर सकते हैं आप कि कार्बोहाइड्रेट और वसा को लेने के बजाय सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ले लें, और प्रोटीन अधिक मात्रा में लेंगे तो हमारा शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा जो पहले से जमा हुआ है, पेट पर जमा हुआ है या पीछे वाले हिस्से पे जमा हुआ है या कहीं भी जमा हुआ है, पूरे शरीर में अलग अलग मांसपेशियों पे जमा हुआ होता है, उसको शरीर के अंदर से वसा और कार्बोहाइड्रेट के रूप में ले लेता है, और प्रोटीन आप जो है वो बाहर से ले लेते हैं। तो इसे कीटो डाइट बोला जाता है। ओके, ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो संतुलित डाइट खाएगा तो उसके जो मोटापा कम होने के चांस रहेंगे। पूर्ण आहार उनके लिए दिया जाता है जो एक तरीके से कुपोषित हो जाते हैं या नॉर्मल व्यक्ति है। हम और आप जो हैं वो पूर्ण आहार ले सकते हैं। पूर्ण आहार में मतलब क्या होता है कि सभी तत्व विद्यमान होने चाहिए, सबके सब मिलने चाहिए, प्रोटीन मिलनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, वसा, खनिज, विटामिन, ये सब मिलने चाहिए। ठीक है, ये पूर्ण आहार होता है। इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। इसमें फिक्स रेशियो को बता दिया गया है मोटापे वाले लोगों के लिए, और यहाँ पे हम जैसे लोग नॉर्मल लोग हैं उनके लिए पूर्ण आहार जरूरी होता है। ठीक है, दूध एक ऐसा पदार्थ है, दूध एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसमें सब कुछ मिलता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, वसा भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, खनिज भी मिलते हैं, ज्यादातर खनिज मिलते हैं, पानी तो होता ही है उसके अंदर। तो दूध सबसे बेस्ट जो होता है आहार होता है। इसलिए हमारे गांव में जो होता है नॉर्मली, कुछ भी आप खाना खा लो, खाना खाने के बाद में नॉर्मली सुबह और शाम लोग जो है दूध पीते हैं,
और उसके बाद में कोई बीमारी उन्हें नहीं होती है, क्योंकि सारा का सारा भोजन अगर मिल चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है शरीर को। उसके अलावा सोयाबीन, सोयाबीन भी पूर्ण आहार माना जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों मात्रा में पाई जाती है। उसके अलावा खिचड़ी, खिचड़ी का मतलब क्या होता है, चावल डाल लो, घी डाल लो और दाल डाल लो, ये तीनों चीजों को मिला लोगे। चावल क्या पूर्ति कर देगा, चावल कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति कर देगा। दाल क्या पूर्ति कर देगा, दाल प्रोटीन की पूर्ति कर देगा। और घी किसकी पूर्ति कर देगा, वसा की पूर्ति कर देगा। तो तीनों चीजें एक साथ में हो जाएंगी तो आपका जो है वो पूर्ण भोजन हो जाएगा। तो खिचड़ी बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है पूर्ण भोजन के रूप में। खिचड़ी आप खाओ, दूध आप पियो, उसके अलावा सोयाबीन आप यूज कीजिए, उसमें सारी चीजें जो है वो इंग्रेडिएंट्स सब मिल जाते हैं। ओके, एक शब्द आता है कैलोरीफिक मान। कैलोरीफिक मान का मतलब होता है कि कोई भी आप जो भोजन ले रहे हैं उसके जो अलग अलग पार्ट हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनके 1 ग्राम से कितनी ऊर्जा आपको मिलती है, इसे बोला जाता है कैलोरीफिक मान। ये लैब में टेस्ट करके निकाला जाता है। ओके, तो वसा से हमें मिलती है 9.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन से हमें मिलती है 5.2 कैलोरी पर ग्राम, किलो कैलोरी, और कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है 4.3 या 4.5 किलो कैलोरी पर ग्राम। ओके, तो इस तरीके से हमें ये 1 ग्राम वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। इसमें सबसे ज्यादा हमें ऊर्जा किससे मिल रही है, वसा से मिल रही है। ओके, ये आपको समझ में आया कैलोरीफिक मान। ओके, आगे हम चलते हैं कि भोजन की अधिकता से और इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। एक तो बता दिया मोटापा, समझ में आ गया होगा क्यों। इसका मुख्य कारण भोजन की मात्रा अधिक ले लेते हैं। तो एक नॉर्मली हमारे मनुष्य के लिए, पुरुष के लिए 28 कैलोरी प्रतिदिन काफी होते हैं और महिला के लिए 2200 कैलोरी प्रतिदिन काफी होते हैं। और अगर हम कोई काम नहीं कर रहे हैं तो उससे कम कैलोरी पे भी काम चल जाएगा। ओके, हम घर में बैठे हुए हैं, आइडल हैं, शरीर शांत बैठा हुआ है, हमारी ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है, तो इससे कम पे भी काम चल जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि घर में भी बैठे हुए हैं और बहुत सारा खाना भी खा लेते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि कैलोरी जो होती है शरीर के अंदर, ऊर्जा जो होती है वो अधिक चली जाती है और फिर वो स्टोर होने लग जाती है। ओके, भोजन की अधिक मात्रा होने के कारण शरीर में इनका संग्रहण होता है, मुख्य रूप से वसा का इसमें सबसे ज्यादा संग्रहण होता है। और मोटापे के कारण हार्ट अटैक आने की संभावना, उच्च रक्तदाब, हाई हाई ब्लड प्रेशर, ऐसी बीमारियां शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। ओके, उसके बाद में ये तो हुई अगर खाना अधिक खा रहे हैं तो मोटापे की बीमारी, और ये सबसे ज्यादा यूरोपियन देशों में सबसे ज्यादा मिलती है। आजकल इंडिया में भी ऐसा होने लग गया है। यूरोपियन देशों में या अमेरिका में क्यों होता है, वहाँ लोग जो होते हैं वो आइडियल कंडीशन में बैठे रहते हैं और खाना अधिक खाते हैं। तो अमेरिका में तो 60 से 70% जो है वो ओबेसिटी की बीमारी से ग्रसित रहते हैं, मोटापे से ग्रसित रहते हैं। ओके, अगर खाने की कमी होती है तो उसके कारण 2 रोग हैं, एक तो है मरासमस और एक है क्वाशियोरकर। देखो, मरासमस ये है 1 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। वास्तव में माता के दूध में प्रोटीन की कमी होती है जिसके कारण बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। सामान्यतः इस बीमारी का कोई पूर्ण इलाज नहीं हो पाता है, क्योंकि माताजी के अगर दूध में प्रोटीन कम है इसका मतलब माताजी को ही प्रोटीन सही नहीं मिल पा रहा है। तो इससे एक तरीके से उस देश में कुपोषण की स्थिति का पता चल रहा है। ओके, तो इसका डायरेक्ट तो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि बच्चे को डायरेक्टली आप प्रोटीन खिला नहीं सकते, 1 साल तक की उम्र तक खाना दिया ही नहीं जाता है नॉर्मली। तो एक ही वो तरीका है कि माता का जो दूध है उसमें प्रोटीन होना चाहिए। ओके ओके, इस बीमारी की उपस्थिति से किसी देश की महिलाओं की खराब स्थिति का पता चलता है। क्वाशियोरकर, ये पहली वाली जो बीमारी है मरासमस, ये 1 वर्ष से कम साल के बच्चों के लिए, और क्वाशियोरकर ये 1 साल से अधिक हो गए हैं उनके लिए। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है और उसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसका इलाज हो सकता है क्योंकि बच्चा अब बड़ा हो चुका है और प्रोटीन पाउडर दिया जा सकता है उसे, ठीक है। और अगर प्रोटीन की कमी है तो शरीर का विकास रुक जाता है, क्योंकि प्रोटीन ही जो होता है वो शरीर के विकास में सबसे ज्यादा सहायक होता है, ठीक है। प्रोटीन के आजकल आप बच्चों के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल देखते होंगे, हॉर्लिक्स और ये इस तरीके से आजकल प्रचार आते हैं, तो उनमें प्रोटीन का ही प्रचार सबसे ज्यादा मिलता है कि प्रोटीन पूर्ण मात्रा में आपको मिल जाएगी। उसमें प्रचार में यही दिखाया जाता है ताकि शरीर का विकास जो रुके नहीं। ओके, तो प्रोटीन शारीरिक विकास की वृद्धि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो अब तक हम वसा, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन देख चुके हैं। उसके बाद में जो मुख्य अवयव नहीं होते हैं, गौण अवयव होते हैं, उनको देखते हैं। विटामिन, पानी और खनिज। विटामिन से शुरुआत करते हैं। देखो, विटामिन के रिगार्डिंग एग्जाम में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। एक तो इनका रासायनिक नाम पूछा जाता है, इनके स्रोत पूछे जाते हैं कि कौन कौन से भोजन में ये मिल सकता है, और इनकी कमी से होने वाले रोग पूछे जाते हैं। अब पहले आप पूछेंगे सर ये विटामिन होती क्या है। विटामिन जो होती हैं वो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देती हैं, ऊर्जा डायरेक्टली नहीं देती हैं, तो क्या करती हैं, ये हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उनकी गतिशीलता को प्रभावित करती हैं। अगर विटामिन की कमी हो जाती है
तो हमारे शरीर में पाचन जो हो रहा है उसमें या तो कमी आ सकती है, ठीक है। और अलग अलग विटामिन की कमी से अलग अलग रोग होते हैं। तो एग्जाम में हमसे 3 चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। एक तो विटामिन जो होती हैं A B C D E K, इस तरीके की विटामिन होती हैं। ये 2 प्रकार से बांटी जाती हैं, या तो ये वसा में घुलनशील हो सकती हैं, ठीक है, अभी बताया घी या तेल में घुलनशील हो सकती हैं, या जल में घुलनशील हो सकती हैं। वसा में घुलनशील जो होती हैं उन्हें बोला जाता है ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और जल में घुलनशील जो होती है विटामिन बी और विटामिन सी होती है। ओके, तो ये हम देख लेते हैं। विटामिन यह ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से, ये डायरेक्टली हमें ऊर्जा नहीं दे रहे हैं, ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष रूप से शरीर में मिलने वाली विभिन्न क्रिया एवं अंगों की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। इनसे ऊर्जा नहीं मिलती है। घुलनशीलता के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। एक होती है वसा में घुलनशील, एक होती है जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और जल में है विटामिन सी और विटामिन बी। एक एक करके देखते हैं, और जो मैंने पहले बात बताई उसको आप ध्यान रखना। या तो उनका बायोलॉजिकल नाम पूछा जाएगा, ठीक है, उनके स्रोत क्या है ये पूछा जाएगा, और उनकी कमी से होने वाले क्या रोग होते हैं ये पूछा जा सकता है। एक विटामिन ए के जो स्रोत होते हैं वो गाजर होती है, उसके अलावा हरी सब्जियां जितनी भी आप देखते हैं वो होती हैं। ओके, बाकी दूध का तो मैंने आपको बताया है कि इसमें ज्यादातर चीजें पाई जाती हैं विटामिन सी को छोड़ के, तो वो आप ध्यान रख लेना, विटामिन सी नहीं पाई जाती है, बाकी दूध को तो आप कहीं पे भी लगा सकते हो। ओके, तो इसके जो प्रभाव क्या होता है इसका, अगर इसकी कमी हो जाए, विटामिन ए की कमी हो जाए, तो इससे क्या होता है कि आंखों की जो देखने की क्षमता है वो कम हो जाती है, तो इससे दृष्टि वाले रोग हो जाते हैं। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन ई इसका नाम है टोकोफेरोल। विटामिन के इसका नाम है फ्लोक्विन, ठीक है। विटामिन डी के स्रोत हैं मक्खन, यकृत यानी लीवर में इसका निर्माण हो जाता है, मछली का तेल, उसके अलावा अंडे, यीस्ट ये हैं, और सूर्य के प्रकाश के द्वारा संश्लेषण। विटामिन ई तेल, गेहूं, अंडा, सोयाबीन। विटामिन के हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, इस तरीके से इनके जो है वो स्रोत हैं। एक एक करके यहाँ इन्हें थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। विटामिन ए इसे रेटिनॉल कहा जाता है। गाजर, टमाटर, पालक, सुनहरे चावल इसके स्रोत हैं। मांस, मछली, अंडा, दूध ये इसके बाह्य स्रोत हैं। ओके, रेटिना की क्रियाशीलता इससे प्रभावित होती है, और इनकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें रात्रि में स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो रतौंधी बीमारी कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होती है। इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन डी इसका बायोलॉजिकल नाम कैल्सीफेरोल। इसका निर्माण सूर्य प्रकाश की परावैंगनी किरणों के कारण त्वचा में होता है। मोस्टली इसका निर्माण जो होता है हमारे शरीर के अंदर ही होता है, लेकिन वो होता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। तो अगर बहुत दिनों तक आप सिर्फ अंधेरे ही अंधेरे में हो तो आपके शरीर के अंतर्गत विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसके स्रोत, अन्य स्रोत क्या है? मांस, अंडा, दूध, मछली का तेल। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करना। जो शरीर में कैल्शियम आता है खनिज के रूप में, उसका अवशोषण करना। इसकी कमी होने पे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे हड्डियों में कमी आ जाती है। तो नए रिसर्च के अनुसार हमें पता चला है कि ये स्मरण शक्ति को भी प्रभावित करता है। विटामिन डी की कमी से 2 बीमारियां होती हैं, रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया। विटामिन डी की कमी से 2 बीमारियों के नाम आपको याद रखने हैं, रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया। रिकेट्स बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण होने वाली बीमारी है। इसमें हड्डियां लचीली हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। ओके, और ऑस्टियोमेलेशिया ये बीमारी वयस्कों में होती है विटामिन डी की कमी के कारण। महिलाओं में अधिक होती है बीमारी, पुरुषों में कम होती है। इसके कारण हड्डियों में फ्रैक्चर आ जाते हैं। मतलब विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश से ही हमारा शरीर खुद बना लेता है, और बाहर से भी आप ले सकते हैं। अगर आप सूर्य प्रकाश में नहीं जा रहे हैं और बाहर से आप विटामिन डी नहीं ले रहे हैं, तो ये जो होता है हमारी हड्डियों को प्रभावित करता है, और हड्डियां जो है वो लचीली हो जाती हैं। 2 बीमारियां होती हैं, रिकेट्स बच्चों में होती है और ऑस्टियोमेलेशिया ये वयस्कों में होती है। विटामिन ई इसका अन्य नाम है टोकोफेरोल, ठीक है, ये बायोलॉजिकल नाम है। इसके अन्य नाम है ब्यूटी विटामिन, एंटी स्टर्लिटी विटामिन और एंटी एजिंग विटामिन। ब्यूटी विटामिन क्यों? कि विटामिन ई जो होती है हमारे चेहरे पर पिंपल्स और झुर्रियों को नहीं आने देती है, इसलिए इसे ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। इसकी कमी होने पर पुरुषों में नपुंसकता आ सकती है, क्योंकि शुक्राणु परिपक्व नहीं हो पाते हैं अगर विटामिन ई की कमी है। तो अगर ऐसा पूछा जाए नपुंसकता होने के चांस कौन सी विटामिन की कमी से रह सकते हैं, तो विटामिन ई की कमी से। ओके, इसलिए इसे एंटी स्टर्लिटी विटामिन भी कहा जाता है। यह शरीर में मुक्त मूलकों को खत्म करता है, जिससे वृद्धावस्था देरी से आती है। अगर जो शरीर के अंदर मुक्त मूलक होते हैं उनको खत्म करने का काम कौन कर रहा है? विटामिन ई। तो मुक्त मूलक अगर खत्म हो जाते हैं तो हमारे शरीर में जो है वृद्धावस्था लेट आती है, यानी शरीर जो है वो जवान दिखता है हमेशा, और इसलिए इसे बोला जाता है एंटी एजिंग विटामिन, यानी उम्र को नहीं बढ़ने दे रहा है। तो विटामिन ई सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी आप देखते होंगे
जो भी क्रीम वगैरह आपने नाम सुने होंगे, जो फेयरनेस क्रीम होती है, वो बोलती हैं कि विटामिन ई के साथ में, आजकल आप देखते होंगे फेयर एंड लवली वगैरह या फेयर हैंडसम आते हैं, उनमें प्रचार भी ऐसे बोल देते हैं विटामिन ई। विटामिन ई को चेहरे के ऊपर लगाने से अच्छा है उसे शरीर के अंदर खाना, चेहरे पे लगाने से ये सब नहीं होने वाला है, ठीक है। तो विटामिन ई का प्रचार करके जो है वो बेचा जाता है ब्यूटी क्रीम्स को। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अन्य नाम याद रखने हैं, ब्यूटी विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, एंटी एजिंग विटामिन। इसका आपको बायोलॉजिकल नाम याद रखना है टेकोफेरल विटामिन, ओके। तो ये चेहरे पे पिंपल्स और झुर्रियों को नहीं आने देता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो नपुंसकता होने के चांस होते हैं, और अगर ये अधिक मात्रा में रहता है तो मुक्त मूलक जो है वो खत्म हो जाते हैं, और जिससे जो वृद्धावस्था आने में देरी होती है। इसके मुख्य स्रोत जो होते हैं ताजे फल, आप ताजे फल खाते रहेंगे, या ब्लैक टी या ग्रीन टी इसके मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा दूध, मांस, अंडा और मछली ये भी इसके स्रोत हैं। विटामिन के, इसको फिल्लोक्विनोन बोला जाता है बायोलॉजिकल नेम के रूप में, या फिल्लोक्विनोन बोल सकते हो। सामान्यतः शरीर में इसकी कमी नहीं होती है क्योंकि शरीर इसका निर्माण कर लेता है। इसका मुख्य कारण होता है रक्त का थक्का बनना। तो रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है? तो वो विटामिन के, ठीक है। तो अगर आपका रक्त का थक्का नहीं बन रहा है तो आपके शरीर में कौन सी विटामिन की कमी हो सकती है? विटामिन के की कमी हो सकती है। और इसके स्रोत हैं मांस, अंडा, मछली, ये सारे के सारे स्रोत हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें, वही मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा एक तरीके से यहाँ चार्ट में लिखी हुई है। तो ये जो है हमारी वसा में घुलनशील विटामिन हो गई, जो फैट के अंदर विलय हो जाती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन। दो विटामिन है जल में घुलने वाली, विटामिन बी और विटामिन सी, बी सी, ठीक है। विराट कोहली इस तरीके से नाम याद रख सकते हो, और बाकी गालियां भी होती हैं इस तरीके से। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है वो बी और सी, एक एक करके देखते हैं। सी तो नॉर्मल एक ही विटामिन है, लेकिन बी विटामिन जो होते हैं उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं विटामिन बी के। विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, बी5, बी6, बी7, बी9 और बी12, ठीक है। इनके बायोलॉजिकल नाम भी आपको याद करने पड़ सकते हैं। विटामिन बी1 का बायोलॉजिकल नाम है थायमीन, ये इसके स्रोत हैं, याद करने की कोशिश करना। इससे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एवं वसा की उपापचयी क्रियाओं में यह सह एंजाइम का घटक होता है, और बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होने की संभावना होती है, ओके। विटामिन बी2, इसका नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक है। ये इसके स्रोत हैं। इसकी कमी से, बी2 की कमी से किलोसिस नाम की बीमारी हो सकती है। विटामिन बी3, इसका नाम है निकोटिनिक अम्ल, ठीक है। इसके ये स्रोत हैं, ठीक है। इसकी कमी से पेलग्रा रोग हो सकता है। विटामिन बी5, इसका नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, ये इनके स्रोत हैं। मोस्टली आप इस स्रोतों को आप ज्यादा याद करने से कोई फायदा नहीं है। नॉर्मली आप जो है वो विटामिन बी1, विटामिन ए का स्रोत याद रख सकते हैं कि गाजर और हरी सब्जी होती है, और दूध को आप कहीं भी लगा दो, हरी सब्जियों को आप कहीं भी लगा दो, मांस, मछली, इन सबको कहीं पे भी लगा सकते हो आप, ओके। उसके अलावा इससे क्या होता है? चर्म रोग हो सकता है, ठीक है। बाल सफेद हो सकते हैं और जनन क्षमता में कमी आ सकती है। तो विटामिन बी5 है वो। बी6, इसका नाम है पायरिडॉक्सिन, ये इसके स्रोत हैं दूध, ईस्ट, अनाज, मांस। अमीनो अम्ल के उपापचय में ये सहएंजाइम का कार्य करता है। रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशीय ऐंठन ये इसकी कमी से होते हैं। बी7 बायोटिन, इसका बायोलॉजिकल नाम है, इसकी कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना, ये जो है अलग अलग रोग हो सकते हैं। बी9, इसका नाम है फोलिक अम्ल, और इसकी कमी से रक्त क्षीणता हो सकती है और रक्त की कमी हो सकती है। बी12, इसका नाम है साइनोकोबालिम्स, ये नाम है इसका, साइनोकोबालिम्स, ये स्पेशल नाम से आप कैसे भी याद कर लेना, ओके। तो यही वो सारी चीजें। और विटामिन सी, इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है जिसमें दांतों से खून निकलने लगता है। तो विटामिन बी और सी में आपको तो ज्यादा स्पेशल याद नहीं रखना है। एक तो विटामिन बी1 याद रखना है, बी1 की कमी से आपका बेरी बेरी रोग हो रहा है, ठीक है। तो ये विटामिन बी से बेरी बेरी रोग हो रहा है। और विटामिन सी का एक तो नाम याद रखना है आपको, एस्बर्गिक अम्ल है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो रहा है, ओके। बाकी चीजें याद भी नहीं रख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बस विटामिन बी के होने वाले रोग का एक का नाम याद रख लेना, बेरी बेरी कमी, बेरी बेरी जिसे बोला जाता है, ओके। ये बीमारी हो जाती है इसके कारण। बाकी तो अलग अलग प्रकार हैं, ये अलग अलग इनके स्रोत हैं, ये याद कर सको तो कर लेना, नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे खुद को इतने सारे याद नहीं है, बट बेसिक चीजें मुझे याद है कि बी1 जो होता है उसकी कमी से हमारा बेरी बेरी रोग हो जाता है, सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में वो जो रोग हैं वो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में दिखाए गए हैं, इन्हें दोबारा से देख लीजिए। वसा में घुलनशील विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, ई की कमी से बांझपन या नपुंसकता हो जाती है, विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया हो जाता है, ओके। इधर की साइड में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन बी की कमी से, बी कॉम्प्लेक्स, बी के अलग अलग प्रकार हैं तो इसमें बेरी बेरी रोग आपको याद रख लेना है, ओके। उसके अलावा
के विटामिन जो है वो दोनों भागों में आ जाती है। के कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका रक्त का जमना जो होता है, रक्त का थक्का बनना विटामिन के की कमी से होता है। ओके, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें अंडा, मांस, मछली, दूध, चावल, गेहूं, मक्का, आलू, इनमें प्रोटीन कितना मिलता है, बसा कितना मिलता है, कार्बोहाइड्रेट कितना मिलता है, लवण कितना मिलता है, जल कितना मिलता है, ये इस जो है चार्ट में लिखे गए हैं। ये आप देख लेना, बट एक दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट, हम बात करते हैं दूध की। दूध को देखिए आप, ठीक है। दूध में आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, ठीक है, बसा भी मिल रहा है, ये परसेंटेज मात्रा है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, लवण भी मिल रहे हैं और जल भी मिल रहा है। तो दूध सबसे अच्छा भोजन होता है आपके लिए। ओके, उसके अलावा आप चावल को देखिए, चावल में प्रोटीन भी मिल रहा है, बसा भी मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट चावल में अधिक मिल रहा है। इसलिए हम भोजन के रूप में चावल लेते हैं, क्योंकि हमें भोजन में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है जो तुरंत ऊर्जा दे सके। इसलिए गेहूं में देखिए आपको कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा मात्रा में मिल रहा है, इसलिए हम गेहूं की रोटियां खाते हैं। मक्का हम इसलिए खाते हैं क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। बाकी चीजों की पूर्ति के लिए जैसे अंडा में प्रोटीन इतना परसेंटेज होता है, बसा इतना परसेंटेज होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, लवण और जल इतने प्रोटीन परसेंटेज होते हैं। ओके, आलू का आप देखेंगे तो आलू में 21% जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन फैट क्या है, आलू में ज्यादा है, बसा ज्यादा है। तो आलू जो है वो बसा बढ़ाता है अपने शरीर में। ऐसा आपने सुना होगा कि आलू से जो है फैट बढ़ती है, यहाँ पे आप चार्ट से देख भी पा रहे होंगे। ओके, अगला अब हम देख लेते हैं पोषक तत्वों में से खनिज, लास्ट रूप में। ये भी जो होते हैं वो शरीर की क्रियाओं को जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे हड्डियों का निर्माण करने में सहायता देना, या मांसपेशियों की गतिशीलता के लिए कैल्शियम आयन जो होता है वो सहायक होता है। तो आप ये याद रख सकते हैं, कैल्शियम आयन जो होता है वो हड्डियों के निर्माण और मांसपेशियों की गतिशीलता के लिए सहायक होता है, ठीक है। आयरन रक्त के निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आयरन ध्यान रखना है, रक्त के निर्माण के लिए आयरन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए आयरन की गोलियां भी दी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में पोटेशियम और सोडियम, ये तंत्र की संवेदनाओं के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। रक्तदाब के लिए बहुत सारे होते हैं। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो, थायराइड ग्रंथि के नियमित कार्य के लिए आयोडीन आवश्यक होता है, ठीक है। और एंजाइमों को सक्रिय करने के लिए कॉपर, कैल्शियम और आयरन ये आवश्यक होते हैं। ओके, खनिज के कार्य बता दिए मैंने आपको वही सारे, बट इनमें से आपको याद करने हैं कैसे भी करके। देखो दोबारा से मैं आपको बता देता हूं एक बार, ठीक है। देखिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैल्शियम खनिज, ठीक है। कैल्शियम खनिज जो होता है हड्डियों के निर्माण में और मांसपेशियों की गतिशीलता के लिए आवश्यक होता है। आयरन, लोहा, ये रक्त निर्माण के लिए आवश्यक होता है। पोटेशियम और सोडियम ये तंत्र के लिए आवश्यक होता है। और आयोडीन ये थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक होता है। ओके, और आयोडीन की कमी होती है तो घेंगा नाम का रोग भी हो जाता है। और उसके अलावा एंजाइमों को सक्रिय करने के लिए कॉपर, कैल्शियम और ये आयरन आवश्यक होता है। आई थिंक ये आपको सारे क्लियर हुए। एक और मैंने आपको बताया था कि हमारे भोजन में रेशे भी आवश्यक होते हैं, फाइबर भी आवश्यक होते हैं, ठीक है। फाइबर जो होते हैं वो एक तरीके से पाचन क्रिया की गतिशीलता को तेज कर देते हैं। तो अगर हम भोजन में सही ढंग से फाइबर नहीं ले पा रहे हैं तो हमारा पाचन जो धीमा हो जाता है। इसलिए जब आपका पाचन जो कमजोर होता है तब डॉक्टर जो आपसे रेशे युक्त भोजन लेने के लिए बोलता है, यानी जिसमें एग्जाम्पल बोले जाते हैं, एप्पल्स के एग्जाम्पल बोले जाते हैं, ठीक है। आप सेब ले सकते हैं, उसमें फाइबर मिलता है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बढ़ने की संभावना कम होती है। उसके बाद में हमारे शरीर के लिए आवश्यक इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट्स है वो है जल। जल जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे शरीर का कुल भाग का 65% जल होता है, जो सभी ऊतकों और कोशिकाओं में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। जल के कार्य भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। लार, पाचक रस, रक्त, मलमूत्र आदि को तरलता प्रदान करने के साथ साथ शरीर में तापमान नियंत्रण में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक मनुष्य नॉर्मली 5 या 6 गिलास जो है वो जल की आवश्यकता होती है। 6 माह के शिशुओं को जल की आवश्यकता नहीं होती और उनके लिए जल की पूर्ति माँ के दूध से हो जाती है। ओके, ये आपकी बेसिक चीजें जो हो गई हमने देख ली। शुरुआत की थी हमने कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद में हम वसा, उसके बाद में हमने प्रोटीन, उसके बाद में हमने विटामिन, उसके बाद में हमने खनिज और उसके बाद में जल और रेशे देख लिए, ठीक है। अब 2-3 इंपॉर्टेंट बातें और देख लेते हैं। भोजन के आधार पे जो जीव होते हैं उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है नॉर्मली, या तो स्वपोषी होते हैं या परपोषी होते हैं। स्वपोषी यानी जो खुद से भोजन निर्माण कर रहे हैं, और किस प्रकार से, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, जैसे हरे पौधे होते हैं और शैवाल होते हैं। परपोषी क्या होते हैं, ये खुद से भोजन निर्माण नहीं करते, ये दूसरों पे निर्भर रहते हैं। ओके, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषियों पे, ठीक है। तो मनुष्य जो होता है वो परपोषी है, या कोई जानवर जो है वो परपोषी है, क्योंकि वो या तो पादपों से भोजन ले रहा है नॉर्मली, या किसी दूसरे जानवर से भोजन ले रहा है, तो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं वो तरीके से। तो परपोषी
ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर रह रहे हैं? स्वपोषी पे। तो भोजन का निर्माण जो किया जा रहा है वो स्वपोषियों के द्वारा किया जाता है, हम जो है वो दूसरों पे निर्भर होते हैं। इन परपोषियों को भी अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। या तो ये शाकाहारी होंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाएंगे, शाक खाएंगे, गाय बकरी घोड़ा, या ये मांसाहारी होंगे जो केवल मांस खाएंगे, बाघ या शेर, या ये सर्वाहारी होंगे, ओमनिवोर्स जिसे बोला जाता है कि भाई जो मिल जाए वो खा लेंगे, मानव, कुत्ते और बिल्ली, ठीक है। इसके अलावा भी प्रकार होते हैं, नरवच्छी होते हैं कुछ एक, जो अपनी ही जाति के जीवों को खा जाते हैं, वो होते हैं नरवच्छी होते हैं, ठीक है। सांप, मछली, ये ऐसी प्रजाति होती हैं जो अपनी ही जाति के जीवों को खा जाते हैं। उसके अलावा मलभोजी भी होते हैं कुछ, जो अपना या किसी दूसरे का मल खाते हैं, जैसे कि अपना खरगोश मैंने एग्जाम्पल बताया था, सुअर मल खाते हैं, खरगोश मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था जो अपना खुद का मल खाता है, ठीक है। तो ये जो होता है मैंने आपको भोजन के आधार पे जीवों के प्रकार बता दिए, स्वपोषी और परपोषी, परपोषी के शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, नरवच्छी और मलभोजी एग्जाम्पल बता दिए। एक इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट के रूप में हम ये भी देख लेते हैं, पादपों में पोषण जो होता है वो किस तरीके से होता है। देखो पादप, ठीक है, पादप की पत्तियों में वहां पे पर्णहरित उपस्थित होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ठीक है। तो पादप सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ साथ में मिलकर के क्लोरोफिल के अंतर्गत जो होता है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ग्लूकोज क्या है? अपना भोजन उसने बना लिया, ठीक है। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पादप अपना भोजन बनाते समय, पानी लेता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित के अंतर्गत, ये ग्लूकोज बनाता है, साथ साथ में पानी और ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है। ये अपना पादप का भोजन होता है। ये स्वपोषी है, ठीक है, खुद से भोजन बना रहा है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पादप अकार्बनिक सरल यौगिकों को जल और कार्बन डाइऑक्साइड तत्व को प्रकाशीय ऊर्जा की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। यह प्रक्रिया पादप के अंतर्गत पर्णहरित की उपस्थिति में होती है। इसमें ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में निकलता है। आगे बात आपको समझ में, पादप की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, ठीक है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पादप पानी अपनी जड़ से तना के माध्यम से पहुंचा देता है पत्तियों में, और कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों के सहारे, रंध्र यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में, वो उस पत्ती के अंदर पहुंच जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित में मिलकर के जो है वो ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इसलिए हम बोला जाता है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में मिल सके। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसके साथ साथ में मैंने यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी शामिल किया गया है, जो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे अपने एप्लीकेशन से, तो वहां पे जाकर के आप इन्हें हल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक बार रिवाइज के रूप में देख लीजिए। हमने पोषण से शुरुआत की थी। पोषण में मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार बताए, मोनो, डाई एंड पॉली। प्रोटीन बताया मैंने आपको, प्रोटीन का काम बताया, शरीर के निर्माण में, कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में। वसा के 2 प्रकार बताए, एलडीएल लो डेंसिटी एंड एचडीएल हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी लिपिड का मैंने एग्जांपल घी बताया था, और गाय का घी जो होता है वो प्योर एचडीएल होता है। लो डेंसिटी लिपिड का एग्जांपल मैंने तेल बताए थे। ये हुआ अपना बचा। उसके अलावा हमने संतुलित आहार बताया था आपके लिए, ओके। और उसके अलावा पूर्ण आहार बताया था, भोजन की कमी से होने वाले रोग भी बताए थे, भोजन की अधिकता से होने वाले रोग भी बताए थे, पानी, खनिज, विटामिन और रेशे, ये सब बताया। अब एग्जाम्स में विटामिन पे आपको अधिक फोकस रखना है, ध्यान रखना। विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं, ठीक है, रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए का बायोलॉजिकल नाम क्या है? रेटिनोल है। ऐसे ही विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो हैं वो वसा में घुलनशील हैं। इनके बायोलॉजिकल नाम, इनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम आपको याद रखने हैं, और इनके स्रोत भी आप याद रख सकते हो, ओके। उसके बाद में विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। विटामिन बी, इसकी कमी से नॉर्मली B1 के याद रख सकते हैं, तो B1 की कमी से बेरी नाम का रोग होता है। विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना पाचन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम श्वसन तंत्र देखेंगे, जिसमें ग्लूकोज को किस तरीके से ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है वो हम देख लेंगे, ओके। धन्यवाद।